आप सभी का स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनमोहन विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमवे एजुकेशन टीच। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर सिंपल टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस तथा सिंपल पास्ट टेंस को पूरे डिटेल में समझकर पढ़ा है। यह हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस चौथा सेक्शन है। तो चलिए हम इस सेक्शन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, फ्यूचर इंडिफाइनिट टेंस, हम इस इंडिफाइनिट या सिंपल भी कह सकते हैं, एक ही बात होती है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको पहचान करना मतलब इसके हिंदी सेंटेंसों को हम कैसे पहचान सकते हैं ये देखते हैं। देखिए, इस काल के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के पूरा होने अथवा जारी रहने के विषय में पता नहीं चलता है। मैंने आपसे पहले कहा था कि सिंपल टेंस होता है, उसमें हमें पता ही नहीं चलता है कि काम पूरा हो गया है या चल रहा है। तो चलिए हमने इसके हिंदी सेंटेंसों से पहचान तो देख ली हम। तो अब इसके एफर्मेटिव सेंटेंसों के स्ट्रक्चर और उनके कुछ एग्जाम्पलों को सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमें एफर्मेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए हम सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस के सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कैसे बना सकते हैं उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट। हमें पता है कि सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट ही आता है एफर्मेटिव में। तो सब्जेक्ट के बाद साल। देखिए, आई तथा वी ये दो प्लूरल नंबर के शब्द हैं। आई तथा वी के साथ क्या आता है, सेल आता है तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट। आई तथा वी वाले सब्जेक्ट में क्या लगता है, सेल लगता है, फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। और सब्जेक्ट आई तथा वी के अतिरिक्त जिसमें जिसमें सब्जेक्ट क्या है, अगर आई और वी नहीं होगा उसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको देख, एक और टर्म्स एंड कंडीशन है। यदि कोई किसी को धमकी दे रहा हो अथवा कार्य आवश्यक हो तो विल के स्थान पर साल का स्थान पर विल का प्रयोग होता है, मतलब उल्टा हो जाता है। जैसे कि कोई धमकी दे रहा है, जैसे कि वार्निंग, ऐसी कोई चेतावनी दे रहा है, तो उसमें क्या होगा, सेल की जगह विल का प्रयोग होगा और विल की जगह सेल का प्रयोग होगा। तो हमारा स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या आती है, सेल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारे क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो कॉमन होते हैं, तो हमें इनकी याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें सिर्फ ये याद करना पड़ता है सेल ऑब्लिक विल हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आती है फिर ऑब्जेक्ट। चलिए हम एफर्मेटिव सेंटेंसों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जिससे कि हमें इस स्ट्रक्चर को याद करने में थोड़ी आसानी हो जाए। देखिए, हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वह कल दिल्ली जाएगा। देखिए, इसमें गागी के इसके अंत में गागी के आ रहा है, तो ये किस टेंस का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का। वो कल दिल्ली जाएगा, तो ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह और दिल्ली। तो देखिए हमारा इसका सेंटेंस बनेगा ही विल। तो ही देखिए यहाँ पर ही आ रहा है, अगर आई और वी आता तो यहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना पड़ता, साल का प्रयोग करना पड़ता। लेकिन यहाँ हमारा आई और वी नहीं है, ही है, तो ही के साथ किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। तो ही विल गो टू दिल्ली, ये हमारा क्या हो गया, ये गो जाना क्या है, हमारी वर्ब है, वर्ब के याद आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दिल्ली। वो कल दिल्ली जाएगा। देखिए इस सेंटेंस में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। ही विल गो टू दिल्ली टुमोरो, कल। अब हमारा अगला सेंटेंस है, मैं कल गृह कार्य करूँगा। मैं कल गृह कार्य करूँगा, तो इसमें क्या है, आई आ गया है, तो आई के साथ किसका प्रयोग होता है, हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, तो ये हमारा आई आ गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद सेल का प्रयोग होगा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं, और फिर वर्ब क्या है हमारी, करूँगा,
और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा गृह कार्य। तो हमारा सेंटेंस बन गया, सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेल। तो आई सेल करने को क्या बोलते हैं डू, और होमवर्क को क्या बोलते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा होमवर्क। तो और फिर जिसके बाद टुमारो। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई सेल डू होमवर्क टुमारो। अब हमारा अगला सेंटेंस है उसे कल जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है उसे, और क्रिया क्या है जाना, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा कल, कल मान लेते हैं हम ऑब्जेक्ट। तो हमारा इस स्ट्रक्चर में, एफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में जमाने पर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही शाल गो टू टुमारो, उसे कल जाना पड़ेगा। चलिए हमने ये एफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला और स्ट्रक्चर को देख लिए और कुछ उदाहरण भी सोल्व कर लिए हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्मूले को के साथ साथ उसके कुछ उदाहरण भी सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखते हैं हम सबसे पहले, जिससे कि हम उसके हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकें। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, इसके नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या सेल, कर्ता के अनुसार वही। अगर वी और आई आया तो वहाँ पर क्या इसका प्रयोग होगा, सेल का प्रयोग होगा, और सभी और दूसरी जगहों पर विल का प्रयोग होगा। तो सिर्फ हमें ये याद रखना है, कहीं भी आई और वी आ गया तो हमें किसका प्रयोग करना है, सेल का प्रयोग करना है। तो जिसके बाद सब्जेक्ट प्लस विल अब्लिक सेल प्लस नोट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है नोट तो लगना ही है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इस स्ट्रक्चर के अनुसार कुछ एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य का एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है मैं यहाँ नहीं बैठूँगा। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा आई शेल नॉट सिट हियर। देखिए यहाँ पर मैं सब्जेक्ट है और बैठूँगा क्या है, क्रिया है, और यहाँ हमारा हमने ऑब्जेक्ट मान लिया है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमने आई लिख लिया है, आई के साथ क्या आता है, सेल आता है, आई सेल। और फिर नो नेगेटिव सेंटेंस है तो लग गया नोट। फिर जिसके बाद में क्या आएगी वर्ब, वर्ब क्या है हमारी बैठना, तो बैठने को कहते हैं सिट। फिर जिसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हियर। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई सेल नॉट सिट हियर। अगला सेंटेंस है हमें राम की सहायता नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है हमें, और सहायता करना क्या है हमारी वर्ब, और राम हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वी। तो देखिए यहाँ पर एक कौन क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए मैं आपको वापस वहीं पर लेकर चलता हूँ उसकी एक टर्म्स एंड कंडीशन पर। तो देखिए वी और सेल और विल के प्रयोग की एक टर्म्स और कंडीशन होती है, क्या होती है, यदि कोई किसी को धमकी दे रहा हो अथवा कार्य आवश्यक हो तो विल के स्थान पर सेल तथा सेल के स्थान पर विल का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर भी यही हो रहा है, यहाँ पर सहायता करने की बात की जा रही है और ये आवश्यक भी है। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, हमें यहाँ पर वी के साथ सेल का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पर हमें वी के साथ विल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले आया सब्जेक्ट वी, फिर जिसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल, और फिर क्या आएगा, नेगेटिव है तो नॉट, और फिर वर्ब आएगी, वर्ब क्या है हमारी हेल्प। तो हेल्प जिसके बाद में ऑब्जेक्ट राम। तो हमारा सेंटेंस बन गया वी विल नॉट हेल्प राम। अब हमारा अगला सेंटेंस है वे लाल किला देखने जाएंगे, वे लाल किला देखने जाएंगे। तो हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है वे, और देखना क्या है हमारी वर्ब है, और लाल किला हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। तो देखिए इसका सेंटेंस बनेगा, अंग्रेजी ट्रांसलेशन होगा इसका दे विल नॉट गो टू सी द रेड फोर्ट। हमारा ये ऑब्जेक्ट आ गया और ये हमारा गो टू सी, ये हमारी वर्ब हो गई, दोनों वर्ब हो गई हमारी, दो वर्ब थी इसमें, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो हमारा सेंटेंस बन गया दे विल नॉट गो टू सी द रेड फोर्ट। तो चलिए हम अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं और उसके फॉर्मूला और स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य,
देखिए प्रश्नवाचक वाक्य में यदि वाक्य के आरंभ में प्रश्न सूचक शब्द क्या आए तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं तथा वाक्य का क्रम इस प्रकार होता है विल या सेल करता मतलब इसमें क्या कहें हेल्पिंग वर्ब पहले जाती है पहले सभी टेंसों में सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये होता है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब विल और साल जिसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि प्रश्न सूचक शब्द कब क्यों कहाँ कैसे आदि वाक्य के बीच में आए तो वाक्य का क्रम इस प्रकार होता है क्वेश्चन वर्ड जैसे कि मैंने भी बताया था पहले भी बता चुका हूँ WH फैमिली पहले आ जाती है जिसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है जिसके बाद में अपना ऑब्जेक्ट आ जाता है और फिर वर्ब आ जाती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले आ गया हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आपको याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप सिर्फ याद रखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेंटेंस में आना ही है। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है और ऑब्जेक्ट सबसे बाद में आता है और हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है जिसके बाद में सब्जेक्ट आता है। तो चलिए हम इसके एग्जाम्पलों को सोल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल है क्या वे दिल्ली से आएंगे क्या वे दिल्ली से आएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वे के साथ तो ये वी और आई वे का मतलब वे को अंग्रेजी में कहते हैं थे तो ये वी और आई से मेल नहीं खा रहा है तो हमें क्या करना है सिंपल सा विल का प्रयोग करना है। तो विल पर जिसके बाद में सब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट क्या है वे तो विल दे फिर क्या आएगा कम मतलब हमारी क्रिया क्या है आना तो कम और फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा दिल्ली और से को अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम। तो हमारा सेंटेंस बन गया विल दे कम फ्रॉम दिल्ली क्या वे दिल्ली से आएंगे और जिसके बाद में क्वेश्चन मार्क ये तो आपको सब सेंटेंस में लगाना ही है। यदि आप किसी भी बोर्ड परीक्षा इसमें ये अपना अपना सेंटेंस तो आप सही बना कर आ गए लेकिन आपने यदि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए तो वो आपका पूरा सेंटेंस ही गलत कर सकते हैं। देखिए अब हमारा अगला सेंटेंस है अब यह कौन खेलेगा। अब यहाँ कौन खेलेगा देखिए कौन WH कौन का मतलब होता है हूँ तो हूँ ये WH फैमिली का वर्ड है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा WH फैमिली का वर्ड फिर जिसके बाद में हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो देखिए सबसे पहले हम WH फैमिली का वर्ड लिख लेते हैं कौन कौन को कहते हैं हूँ तो सबसे पहले लिख दिया हूँ जिसके बाद में हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब क्या जाती है कि विल फिर जिसके बाद में क्रिया तो क्रिया क्रिया क्या हमारी खेलना तो खेलना प्ले और यहाँ को अंग्रेजी में कहते हैं हियर और अब को कहते हैं नाउ। तो हमारा सेंटेंस बन गया हु विल प्ले नाउ हियर यहाँ कौन खेलेगा। अब हमारा अगला सेंटेंस है हम कल क्या करेंगे हम कल क्या करेंगे तो हमको कहते हैं अंग्रेजी में देखिए यहाँ पर सेंटेंस कुछ अलग टाइप से बन गया है ये इसके थोड़ा एक रूल अलग भी होता है तो आप उसको मत समझिए सिंपल सा आप देख लेते व्हाट शेल वी डू टुमारो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा क्या आएगा WH फैमिली का वर्ड आएगा तो हमारा क्या क्या आ गया है तो क्या को अंग्रेजी में कहते हैं वॉट। सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड वॉट तो अब हम सोचेंगे कि यहाँ पर भी तो क्यों आया था फिर हमने वॉट का प्रयोग क्यों नहीं किया। तो देखिए यह क्या वे दिल्ली आएंगे यहाँ पर क्या सबसे पहले प्रयोग हुआ है लेकिन यहाँ पर क्या क्या इसका प्रश्न ही है ये तो क्या करेंगे और यहाँ तो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग हो रहा है सभी सभी में हम सभी प्रश्नवाचक सभी प्रश्नों में प्रश्न पूछने के लिए क्या का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या इस सेंटेंस का ही एक अंश है। तो चलिए सबसे पहले हम WH फैमिली का वर्ड लिख लेते हैं वॉट फिर जिसके बाद में क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब वी है वी के साथ क्या आएगा सेल फिर जिसके बाद में सब्जेक्ट वी और फिर करने को क्या कहते हैं डू और फिर जिसके बाद में टुमारो। तो हमारा सेंटेंस बन गया व्हाट शेल वी डू टुमारो। देखिए हमने सभी सेंटेंसों इंट्रोगेटिव नेगेटिव एफर्मेटिव सेंटेंसों को सोल्व कर लिया है। तो चलिए हम कुछ इसके एग्जाम्पलों को सभी के मिक्सचर एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं और चेक करते हैं कि हम सीखे कि नहीं है। आप
मेरे बताने से पहले, मेरे सोल्व करने से पहले एक बार खुद ही सोल्व करने की कोशिश कीजिए पॉज़ कर वीडियो को। और यदि आपसे सोल्व नहीं होता है तो फिर वीडियो को चालू कर मेरे वीडियो को देखिए वापस के आंसर क्या है और समझिए और अपनी गलती को पकड़िए। और मैं ये बता रहा हूँ, आप इन सभी स्ट्रक्चर को याद करते रहिए, क्योंकि देखिए 12 सेंटेंस है, 12 स्ट्रक्चर को क्या याद याद करने लायक तो उसमें कुछ है ही नहीं है। बस आपको 12 चीज़ें याद करनी है, हेल्पिंग वर्ब भी याद करनी है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट पहले आता है और ऑब्जेक्ट बाद में आता है बस। तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल को सोल्व कर लेते हैं और अपना खुद का स्वनिरीक्षण करते हैं। तो देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, मेरी बहन नल से पानी लाएगी। दूसरा सेंटेंस है, मनन कल एक निबंध नहीं लिखेगा। और तीसरा सेंटेंस है, क्या दादाजी गाँव नहीं जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ हेल्पिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, तो आप इनकी सहायता से भी इन सेंटेंसों को बना सकते हैं। तो आप इन सेंटेंस को एक बार बनाने की कोशिश कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। देखिए पहला सेंटेंस है, मेरी बहन नल से पानी लाएगी। देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, मेरी बहन, और वर्ब क्या है, लाना, और ऑब्जेक्ट क्या है, नल से। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पर आप पहले पता लगा लिए कि ये नेगेटिव है, अफर्मेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पर ये साधारण सिंपल है, साधारण सकारात्मक वाक्य, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, मेरी बहन, तो क्या लिख लेंगे हम, माय सिस्टर। मेरी बहन को कहेंगे माय सिस्टर। ये हमारा पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है ये, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। फिर जिसके बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो माय सिस्टर के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो माय सिस्टर विल, ये क्या हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। जिसके बाद में क्या आएगा, याद करिए, तो इसके बाद में आएगा अपना वर्ब आएगी। तो वर्ब क्या हमारी, लाना। लाने को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रिंग। तो ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। अब जिसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा देखिए यहाँ पर से, नल से, तो से को हम क्या कहते हैं, फ्रॉम। तो फ्रॉम लिख लेंगे। फिर जिसके बाद में नल, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, नल। तो नल को अंग्रेजी में कहते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने दिया है टेप। नल का मतलब बराबर टेप, लिख लेंगे हम यहाँ पर टेप। तो हमारा सेंटेंस बन गया, माई सिस्टर विल ब्रिंग वाटर फ्रॉम टेप। देखिए मैंने वहाँ पर वाटर नहीं लिखा, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। वहाँ पर क्या आएगा उसके बाद, वाटर। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, माई सिस्टर विल ब्रिंग वाटर फ्रॉम टेप। अब अगला सेंटेंस है, मनन कल एक निबंध नहीं लिखेगा। मनन कल एक निबंध नहीं लिखेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मनन और ऑब्जेक्ट है निबंध, और लिखना क्या है, क्रिया। और देखिए यहाँ पर क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्कुल वही सेंटेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाती है, नोट लग जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाता है, नोट लग जाता है। तो देखिए हम अब इसको स्ट्रक्चर के अनुसार जमाते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, मनन। तो सबसे पहले मनन लिख लेते हैं, MANAN, मनन। फिर जिसके बाद में क्या आएगी, विल हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि यहाँ पर आई भी नहीं है और वी भी नहीं है। फिर जिसके बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब तो हमने लिख दी है। जिसके बाद में क्या आएगा, नोट आएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, विल नोट। फिर जिसके बाद में क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो वर्ब क्या है हमारी, लिखना। तो लिखने को कहते हैं राइट, WRITE, राइट। फिर जिसके बाद में क्या आएगी, क्या आएगा, निबंध। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, निबंध। तो निबंध को कहते हैं ईजी,
ये नीचे मैंने दिया भी हुआ है हेल्पिंग वर्ड्स में इजी, और फिर जिसके बाद में कल। कोई भी समय बताना होता है ना, तो हम उसे लास्ट में बताते हैं, ऑब्जेक्ट को बाद में समय बताते हैं। तो इज टुमारो, टुमारो। तो हमारा सेंटेंस बन गया, मनन विल नॉट राइट अ इज टुमारो। फिर जिसके बाद में हमारा अगला सेंटेंस है, क्या दादाजी गाँव नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर क्या दादाजी गाँव नहीं जाएंगे, ये क्या आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब पहले जाती है और कुछ चेंज नहीं होता है। फिर जिसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसकी स्ट्रक्चर के अनुसार हम इस सेंटेंस को जमाते हैं। क्या दादाजी गाँव नहीं जाएंगे। दादाजी हमारे क्या है, सब्जेक्ट है, और जाना क्रिया है, और गाँव ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले क्या जाएगी, हेल्पिंग वर्ब जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, दादाजी के साथ विल। फिर जिसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, दादाजी। हम यहाँ पर दादाजी भी लिख सकते हैं और ग्रैंड फादर भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख लेते हैं, सिंपल सा दादाजी लिख लेते हैं, क्योंकि हम इसे पर्सन नेम के अनुसार लेकर चलते हैं। यहाँ पर हम किसी भी मीनिंग में नहीं बदलते हैं इसे। लिख लेते हैं दादा जी, विल दादाजी। फिर जिसके बाद में क्या आएगा, वर्ब आएगी। वर्ब क्या है हमारी, जाना। तो जाने को क्या कहेंगे, गो। फिर जिसके बाद में गो के साथ क्या लगा लेंगे अपन, टू लगा लेंगे। और फिर जिसके बाद में गाँव, गाँव को कहते हैं विलेज। नीचे मैंने ये हेल्पिंग वर्ड्स में दिया भी हुआ है, VILLAG विलेज। तो हमारा सेंटेंस बन गया, विल ग्रैंड फादर या दादाजी विल ग्रैंड फादर गो टू विलेज। तो चलिए देखिए, हमने इसके कुछ मिक्सर को भी सोल्व कर लिया। तो मुझे आशा है कि आप सिंपल पास्ट टेंस को अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसके कुछ सेंटेंस को खुद बनाकर, मैंने आपको उसका पहचान तो दे दी हिंदी सेंटेंसों की, तो आप उससे खुद बनाकर खुद ही अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो देखिए, मैं अब इसके बाद अब सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेक्शन लाने वाला हूँ। यदि आप पूरे टेंसों को सही से समझकर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि टेंस से ही हर सब्जेक्ट ट्रांसलेट हो पाता है किसमें, अंग्रेजी में। तो टेंस को समझना सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इसमें कुछ थोड़ा सा सिंपल में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप यदि पूरे टेंस को समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको पूरे 13 सेक्शन में पूरे टेंस को कंप्लीट करवाऊँगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।